सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेलियोलॉजिक अप्रोच की, ठीक है। और जो टेलियोलॉजिक अप्रोच है वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है। एंड तो हम लेट्स टॉक ऑन टेलियोलॉजिकल फिलॉसफी। तो टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच है वो साइंस ऑफ एंड भी बोलते हैं उसको, यानी ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन के ऊपर है कि अगर आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन सही हैं तो ये थ्योरी सही है, तो आप उस हिसाब से देखिए। एंड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन इज बेस्ड ऑन द आउटकम एंड एंड रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे आपने चीट कर लिया और आप पास हो गए तो सही है टेलियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। अब टेलियोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिलॉसफी है जो हम यूज़ करेंगे वो है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। तो यूटिलिटेरियन क्या बोलती है कि मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज द पेन, कि भाई आपका एक्शन अगर बहुत सारे लोगों के लिए तो प्लेजर ला रहा है बट 2-4 लोगों के लिए पेन ला रहा है तो वो जस्टिफाइड है, यानी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई ह्यूमन की लाइफ का जो मैक्सिमम एम है ना वो प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है और पेन को मिनिमाइज करना है। और जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी की थॉट्स हैं, जो हमारा कैपिटलिज्म है, वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के ऊपर, कि भाई हमें मैक्सिमाइज करनी है चीज़ें, अगर कुछ लोगों का नेगेटिव भी हो गया तो भाई कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर आधारित है। एक ये की टर्म याद करना, कॉस्ट बेनिफिट। अगर कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा हो गया ना किसी एक्शन का तो इट इज़ जस्टिफाइड, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है ना उसको हम आगे 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो इस वीडियो को नोट्स के साथ साथ देखना। तो सबसे पहली होती है एथिकल इगोइज्म, वो दी थी जे बेंथम ने। वो बंदा बोलता था कि भाई आपके किसी भी एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आधार ये है कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शन होना चाहिए, वो आपकी ईगो सेटिस्फाई करे। मतलब आप अपने बेनिफिट के लिए जो एक्शन कर रहे हैं ना वो सबसे बेस्ट एक्शन है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये दिखाना है कि आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं कि आप ऐसी अप्रोच अपना रहे हैं जो आपकी खुद को बेनिफिट करेगी, आप सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हो, वहां एथिकल इगोइज्म घुसाना है आपको, ठीक है। और दूसरा होता है एथिकल अल्ट्रुइज्म, जो जे.एस. मिल ने दिया था। तो एथिकल अल्ट्रुइज्म क्या कहता है कि जो ह्यूमन का एक्शन है ना वो इंडिविजुअल को प्लेजर ना पहुंचाए, वो मैक्सिमम सोसाइटी को प्लेजर बताए, यानी वो सोसाइटल बेनिफिट की बात करता है। तो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी ह्यूमन के एक ऐसे एक्शन को बताना है जो, या उसको एक ऐसी अप्रोच की तरफ दिखाना है कि जो सोसाइटी को बेनिफिट करे, वहां पे आप एथिकल अल्ट्रुइज्म घुसा देना, ठीक है। तो वो बेसिकली सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहा है कि भाई व्हाट इज द गुड फॉर द इंडिविजुअल शुड बी गुड फॉर द सोसाइटी, कि भाई अकेले आदमी के लिए वही अच्छा है जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई सबसे बढ़िया इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि एथिकल अल्ट्रुइज्म और एथिकल इगोइज्म। इगोइज्म होता है सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, अल्ट्रुइज्म होता है सोसाइटल बेनिफिट की बात करने वाला, ठीक है। ये हमारा कहीं भी क्रोनी कैपिटलिज्म का क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी कंपैशनेट कैपिटलिज्म का क्वेश्चन आ जाए, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जीडीपी बढ़ रही है बट इनइक्वालिटी या वनरेबल्स की को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी जहां पर ट्रिकल डाउन अप्रोच का क्वेश्चन आ जाए, जहां पर इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं बट उनका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच रहा, वहां पे ये अप्रोचेस लगेंगी उनके। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आगे कैसे लगेगी ये आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि उनको बेनिफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे काम करते हैं। तो जहां पे भी हम क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं वहां एथिकल इगोइज्म आ गया। बट जहां पे हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का काम होता है वेलफेयर ओरिएंटेड, तो वहां पे हम बात करेंगे एथिकल अल्ट्रुइज्म की। और जहां पे हम कंपैशनेट कैपिटलिज्म की बात करेंगे, कि जैसे नारायण मूर्ति की बात कर रहे हैं, CSIR की बात कर रहे हैं, टाटा की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बात करेंगे लाइक एथिकल अल्ट्रुइज्म की। बट जहां पे हम बिल्कुल ही क्रोनिक कैपिटलिज्म, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो हो गया, ठीक है, इस तरह की कंपनी की बात करेंगे तो वी कैन गो विथ एथिकल इगोइज्म, ठीक है। तो अब इसको हम ना क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अब ये जो मैंने बताई अप्रोच ये क्वेश्चन में कैसे यूज होगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे बोलते हुए, और एक मैं इसका अपने ग्रुप के अंदर आंसर अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से मैंने एक प्रॉपर इकोनॉमी ओरिएंटेड और सोशल जस्टिस GS 1-3 के क्वेश्चन को GS 4 के वे में लिखा।
जिस तरह के यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 13 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से 3-4 तो मान के चलो ऐसे आएंगे, 3-4 कोर्ट बेस्ड आएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कोर्ट बेस्ड कैसे हैंडल करते हैं, और कोर्ट बेस्ड के लिए भी ये थ्योरीज बहुत अच्छी हैं। मतलब आपको फिर ऐसा लगने लगेगा कि यार एथिक्स का पेपर तो ना मेरे से आज लिखवा लो, तुम अभी दे दो, अभी मार दूंगा मैं 110-15 नंबर, ठीक है। तो अगर आपने ये सीख लिया तो ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं कि क्रोनी कैपिटलिज्म कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ बट सोज द सीड ऑफ इनइक्वालिटी, सो वी शुड प्रैक्टिस द कंपैशनेट कैपिटलिज्म, एल्यूसिडेट या एनालाइज। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि भाई क्रोनी कैपिटलिज्म से ग्रोथ तो हो रही है बट इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, तो हमें कंपैशनेट कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए। देखने में ये लग रहा है हमें GS 1 का क्वेश्चन सोसाइटी का या GS 3 का लग रहा है। अब इसको बनाए कैसे हम, GS 4 का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि क्रोनी कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन द एथिकल इगोइज्म अप्रोच दैट इज ग्रेटेस्ट गुड्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ people, thus it promote the self-interested individual who sees materialistic gains as ends। तो आपने कर दिया पूरा थ्योरी का यूज। अब क्या करना है कि अब आप वही कंटेंट लिखे, मतलब जो आप जीएस का यूज करते हैं, बट इट सोज द सीड ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म ग्रो कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ। फिर आप लिखेंगे हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ। ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, ये टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करता है, ये क्वांटिफिकेबल है, ये रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करता है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद बेस्ट ऑप्शन देता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अब उसके बाद आपने सब लिखा, फिर फ्लो में आता है कि इट सोज सीड ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप ये लिखोगे कि यस इट शोज द सीड्स ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ऑक्सफैम रिपोर्ट बोल रही है कि 1% के पास 50% रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और इससे नेगेटिव क्या हो रहा है कि ये ह्यूमन रिलेशंस को हर्ट कर रहा है, जो ह्यूमन वैल्यूज लव कंपैशन एम्पैथी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सोसाइटी के अंदर डिवाइड क्रिएट हो रहा है, फिशर्स आ रहे हैं और डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा एथिकल टर्मिनोलॉजी करके इसके नेगेटिव भी दिखाएंगे कि सोसाइटी में क्या किया। सो वी मस्ट प्रैक्टिस द कंपैशनेट कैपिटलिज्म। आखिरी लाइन ये है मतलब क्वेश्चन की, ठीक है। तो फिर आप ये लिखोगे सो द we must practice the compassionate capitalism as it is based in the ethical altruistic approach which directs individual that societal benefits are the ultimate। and अगर हम compassionate capitalism करेंगे तो सोसाइटी में इस तरह से फायदा होगा कि ट्रिकल डाउन अप्रोच सही से काम करेगी, ठीक है। उसके बाद वनरेबल्स है उनको उनका शेयर मिलेगा और वो एज ए बेटर कंज्यूमर काम करेंगे, कॉर्पोरेट्स और कंज्यूमर के बीच में बेटर ब्रिजिंग कैपिटल डेवलप होगी। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे आंसर को। तो एथिकल टर्मिनोलॉजी आपने इस आंसर के अंदर यूज की। और इस अप्रोच के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्रिटिसिज्म ये है कि टेलियोलॉजिक अप्रोच के कि जो प्लेजर पेन प्रिंसिपल है ना वो क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि प्लेजर को कॉमोडिफिकेशन से भी लिंक कर देते हैं। तो आप कॉमोडिफिकेशन मटेरियलिज्म को प्लेजर समझ लेंगे। दूसरा क्या है कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस है ना वो क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी लग्जरी कार्स ले ली, आपको खुशी तो होगी उससे, बट एयर पोल्यूशन हो रहा है भाई, उसका कौन देखेगा। तो ये थी डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं अपने ग्रुप में भी डालूंगा। अभी मेरे पास अब वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। आई होप टाइम के साथ चीज़ें बेटर होंगी। और बेसिकली आप ये याद रखिए कि एथिक्स का कंटेंट ना आपको हर एक जगह मिलेगा। आपको दुनिया जहान की किताबें नहीं पढ़नी है कि जैसे आपने ये मोटी मोटी किताबें उठा ली, ठीक है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं 20 पन्ने के, बस उसका एप्लीकेशन सीख जाओ आप। अगर आपने एप्लीकेशन सीख लिया, एथिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने की जरूरत पड़ती है। 2-3-4 दिन पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर मार दोगे जब आपका फाइनल पेपर होगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पता लगा होगा कॉन्सेप्ट्स क्या है डियोंटोलॉजी टेलियोलॉजी और उनका आंसर में एप्लीकेशन क्या है। सो I'll keep on making these type of videos in future and I hope these videos will help you. So thank you.